Good morning, student. So, yesterday we saw minimum number of teeth in order to avoid interference on pinion as well as gear. ठीक है, उस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस बिटवीन रैक एंड पिनियन टुडे एक छोटा सा टॉपिक है, इसको और डिस्कस करेंगे. इफ यू नो व्हाट वाज द रैक, रैक किसको बोलते हैं? रैक इज द गियर विथ इनफाइनाइट डायमीटर. ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट डायमीटर मीन्स व्हाट? एक गियर जो स्ट्रेट होता है. ठीक है, स्ट्रेट गियर पे टीथ कट करेंगे तो उसको आप रैक बोलते हैं. ठीक है, एंड अनदर इज पिनियन, मतलब छोटा वाला गियर. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये किसका टीथ है? ये टीथ है आपका रैक का, और इसकी पिच लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन मतलब डायमीटर इनफाइनाइट. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा टीथ होगा ऐसे ही. ठीक है, यानी कि कोई भी सर्कुलर डिस्क नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल मतलब ब्लॉक है जिसपे आपने टीथ कट किए हैं, यानी कि स्ट्रेट ब्लॉक है. ठीक है, तो उस पे टीथ कट करते हैं तो उस तरह के गियर को आप रैक बोलते हो. ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक आपने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द रैक टू अवॉइड इंटरफेरेंस. ठीक है, तो यहाँ पे अब दिक्कत वही है, ये फिर से एस रतन का नोट्स है, तो बस साइन कन्वेंशन जो मतलब अपन ने जो नोटेशन यूज़ किए हैं वो डिफरेंट है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है. तो फिर से मैं स्विच कर रहा हूँ मेरे नोट्स में. ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा. है कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम आएगा. सो इंटरफेरेंस बिटवीन रैक एंड पिनियन. ओके, सो दिस इज योर पिन रैक विथ इनफाइनाइट डायमीटर. तो ये आपके टीथ हैं. ठीक है, ये आपका सर्कुलर पिच होगा इसका, और ये आपका अडेंडम का मतलब ये पिच सर्किल का लाइन है, ये आपकी अडेंडम सर्किल की लाइन है. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑन द व्हेन द गियर आर रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन रैक है. एग्जैक्टली इनवॉल्यूट रैक है. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट पे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. ठीक है, सो अब यहाँ पे ये गियर, ये जो डायग्राम देखेंगे सेम डायग्राम है, वैसा ही यहाँ पे है ये डायग्राम. ठीक है, सब कुछ वही है, बस नोटेशन डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका बेस सर्किल है? दिस इज द बेस सर्किल ऑफ पिनियन. ओके, एंड दिस इज अडेंडम सर्किल, दिस इज पिच सर्किल ऑफ रैक. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका मैक्सिमम अडेंडम है, मैक्सिमम अडेंडम फॉर रैक है. ठीक है, दिस वन इज योर, क्योंकि ये आपका अडेंडम सर्किल है, ये आपका पिच सर्किल है. ठीक है, किसका? रैक का. तो ये आपका हो गया, ये इसका बेस सर्किल है. रैक पे जो टीथ बने हैं उनका बेस सर्किल ये है. तो जो नॉर्मल टेंजेंट होगा, मतलब ये टेंजेंट लाइन होगी जो दोनों बेस सर्किल पे टेंजेंट होगी, तो ये आपका क्या है? मैक्सिमम अडेंडम. ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे अडेंडम कोफिशिएंट ऑफ रैक इनटू एम. इसको एस एन को आप लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका, क्योंकि ये अगर आर है, ठीक है, सो इसके लिए ये डायग्राम दिखाया है. तो दिस वन इज आर साइन फाई, दिस इज फाई. ठीक है,
तो ये Pn, दिस इज Pn, ओके। तो यहाँ पे साइन फाई अगर मैं लूँगा इस डायग्राम में एस, पी एंड एन में, तो साइन फाई इज इक्वल टू अडेंडम ऑफ रैक, यानी कि ये एस एन, अडेंडम ऑफ रैक डिवाइडेड बाई आर साइन फाई। साइन फाई इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई दिस, okay. So addendum of rack divided by r sin phi, so addendum of rack is equal to r into sin phi square, r into sin phi square, okay. So what is addendum of rack? Addendum of rack is nothing but r sin square phi। r की जगह अपन लिख सकते हैं m into t minimum by 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप मैक्सिमम अडेंडम ले रहे हो, तो वो जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ बना सकते हैं आपको मिल जाएगा। सो एम टी मिनिमम बाई 2 और मैक्सिमम अडेंडम आई कैन राइट m इंटू अडेंडम कोफिशियंट फॉर रैक, ठीक है। सो m इंटू ए आर विल बी इज इक्वल टू m इंटू टी मिनिमम बाई 2, mm कैंसिल हो जाएगा। सो टी मिनिमम यू विल गेट 2 इंटू ए आर बाई साइन स्क्वायर साइन, ओके, 2 इंटू ए आर। जैसे अभी तक जो आपने पिनियन और रैक पिनियन और गियर के लिए किया था, तो गियर के लिए ए जी या फिर ए डब्ल्यू व्हील या फिर पिनियन के लिए ए पी था, इसी तरह ये ए आर फॉर रैक है, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस व्हेन द अरेंजमेंट इज पिनियन एंड रैक, ओके, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है। ये सो इफ प्रेशर एंगल इज 20 डिग्री, अगर आप इसमें पुट करेंगे और ए आर आपका अगर 1 है, यानी कि इफ मॉड्यूल अडेंडम इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल, देन द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कम्स इज इक्वल टू 17.09, ठीक है। ए आर अगर आपका 1 है, दस द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस इज 18, ठीक है। सो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये जरूरी नहीं है, एन पी बाई पी एम होगा इसमें, एन पी बाई पी एम, यहाँ पे पी एम पॉइंट नहीं मार्क किया इन्होंने नोट्स में, ठीक है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे भी जाके देखूंगा, सो मिनिमम नंबर ऑफ, ये जी निकाल रहे हैं, जी इनका क्या है, ये मैक्सिमम अडेंडम फॉर रैक है, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू पी इंटू साइन फाई है, तो ये साइन आर साइन फाई इंटू साइन फाई, आर साइन स्क्वायर फाई आ गया, एम टी बाई 2 किया टू अवॉइड इंटरफेरेंस, जी शुड बी मोर देन ए आर एम, ठीक है। सो ये ग्रेटर देन करेगा, तो एम टी बाई 2 साइन स्क्वायर फाई ए आर एम, ठीक है। सो एम एम कैंसिल हो जाएगा एंड टी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ए आर बाई साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। एज इट इज सेम है, नथिंग इज द डिफरेंस, ठीक है। ओनली मतलब जो नोटेशन है वो डिफरेंट यूज किया हुआ है। तो ये आप कंप्लीट करके यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करोगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है अंडर कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके नोट्स में चेक करिएगा, द मेथड टू अवॉइड इंटरफेरेंस मैंने लिखाया हुआ होगा, मेथड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। बुक में कहीं दिया नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, हाउ वी कैन अवॉइड इंटरफेरेंस। तो एक तो आप है अंडरकट द गियर, ठीक है, वही कंसेप्ट है जो अभी यहाँ पे अपन देखेंगे। द फर्स्ट मेथड टू अवॉइड इंटरफेरेंस इज अंडरकट द गियर, सेकंड मेथड इज स्टब द इनवॉल्यूट गियर, थर्ड मेथड इज इंक्रीज द प्रेशर एंगल एंड फोर्थ में इंक्रीज द प्रेशर एंगल एंड फोर्थ मेथड इज इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करते हैं तो इंटरफेरेंस अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज फोर्थ मेथड। इसीलिए आपने अभी तक मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकाला टू अवॉइड इंटरफेरेंस, बिकॉज देयर शुड बी ए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देयर आर 4 मेथड टू अवॉइड इंटरफेरेंस। नंबर 1 undercut the gear, number 2 stubbing the involute gear, and third is increase the pressure angle, and fourth is increase the number of teeth, ठीक है। हर एक मेथड का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखते हैं अंडरकटिंग फिनोमिना क्या होता है।
यू कैन सी हेयर, ये आपका पिनियन का टीथ है, ठीक है, ये आपका गियर का टीथ है, ये पिनियन का बेस सर्किल है, ये पिनियन का पिच सर्किल है, ठीक है, ये गियर का टीथ है। अब एक चीज जैसे मैंने आपको पहले भी बोली है कि गियर इज हैविंग फर्स्ट चांस टू क्रिएट इंटरफेरेंस, यानी कि इससे पहले गियर का टीथ ही जाएगा और इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, तो इसीलिए ये पहले गियर का ही दिखा रखा है। तो अब जो आपको इंटरफेरेंस फिनोमिना है वो भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये गियर का टीथ, अगर इसका मैसिंग इस बेस सर्किल से ऊपर ऊपर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, इस पोर्शन में अगर ये गियर का टीथ आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इफ योर गियर डायमेंशन, मतलब कि जो गियर का अडेंडम है, इफ द अडेंडम ऑफ मैटिंग गियर इज मोर, ओके, देन द लिमिटिंग वैल्यू, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द addendum of the gear is more than the limiting value, so that's why the gear is entering below the base circle। और जैसे ही below the base circle enter होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस बेस सर्किल के ऊपर में ये सारी प्रोफाइल इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, बट इस बेस सर्किल से नीचे ये प्रोफाइल या फिर ये प्रोफाइल नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, ठीक है। सो नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल में लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई भी नहीं होता है, तो ये आपका प्रॉब्लम आएगी और ये आपका क्या करेगा कि इसको ऐसे इंटरफेयर करेगा, यानी कि इसी फिनोमिना को आप इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इट इंटरफेयर द विद द डेडनम ऑफ द पिनियन एंड द टू गियर्स आर लॉक्ड, ओके, तो यही इंटरफेरेंस में होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये गियर, इसकी लिमिटिंग मतलब अडेंडम जो है शुड नॉट बी मोर देन द लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि इस बेस सर्किल से ऊपर ही इसका मैसिंग होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। बट अगर आ रहा है तो आप जब टीथ कट करते हो पिनियन का, तो आप ऐसे जब कटिंग करते हैं तो टीथ आप ऐसे भी कट कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं अंडरकट। ये जो आपने किया है अंडरकट कर दिया टीथ को, ठीक है। सो दिस इज द मेथड 1 टू अवॉइड इंटरफेरेंस, अंडरकट द गियर, यानी कि अंडरकट द गियर टीथ। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव कर दिया ताकि व्हेन द ये कटिंग रैक है, एग्जैक्टली क्या कि गियर कटिंग का मेथड जो है, गियर पे टीथ कट होते हैं वो सेम प्रोफाइल का आपका जो मतलब जो कटिंग टूल होता है वो भी एक गियर की तरह होता है, वो कट करता है। तो आपने क्या किया कि इतना मटेरियल एक्स्ट्रा कट कर दिया, तो अगर अब आपका गियर का टीथ यहाँ पे आएगा भी तो क्योंकि यहाँ पे मटेरियल है ही नहीं, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस अवॉइड हो जाएगा। और इसी चीज को आप, ए गियर हैविंग इट्स मटेरियल रिमूव्ड इन दिस मैनर इज सेड टू बी अंडरकट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अंडरकटिंग। सो दिस, अगर आप गियर ऐसे बनाते हैं, यानी कि ऐसे ही डिजाइन करते हैं जहाँ पे आप इस मटेरियल को रिमूव कर देते हो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गियर इटसेल्फ, क्योंकि ये आपका कटर है, ठीक है, योर कटर इटसेल्फ इज लाइक दैट। सो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अंडरकटिंग, ओके। सो अंडरकटिंग विल नॉट टेक प्लेस इफ द टीथ आर डिजाइन टू अवॉइड इंटरफेरेंस, बट अंडरकटिंग, क्योंकि ये अगर आपने गियर टीथ ऐसे डिजाइन किए हैं कि आपका इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो देयर विल बी नो अंडरकटिंग फिनोमिना, ओके। इन ए पिनियन विद द स्मॉल नंबर ऑफ टीथ दिस कैन सीरियसली वीकन द टीथ, बट इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये टीथ है, इस पे जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, तो अगर मैंने यहाँ से मटेरियल रिमूव कर दिया तो ये यहाँ पे जहाँ पे इस गियर मतलब जो गियर ब्लैंक होगा जिस पे ये टीथ है, तो ये इसको वीक कर रहा है क्योंकि इसके बेस से मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे इस पे जो बेंडिंग लोड आएगा वो इट विल ब्रेक इट इजीली, ठीक है। तो ये इसको मतलब अंडरकटिंग जो मेथड है इंटरफेरेंस का अवॉइड करने का, उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को कम कर देता है, मतलब जो गियर की पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, ठीक है। सो दिस वाज द अंडरकटिंग फिनोमिना। और किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हेलिकल गियर और स्पाइरल गियर, वो भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू
गियर ट्रेन, बट बिफोर गोइंग टू गियर ट्रेन एक और जो कंसेप्ट है वो है पावर ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, फोर्स ट्रांसमिटेड इन गियर, मतलब फोर्स और पावर कैसे ट्रांसमिट होता है गियर में और फोर्स के कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल नोट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप मतलब मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसी में है ये टीथ है, ये एक टीथ है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर पिनियन एंड दिस इज योर गियर। इफ इट इज द ड्राइविंग गियर इट विल अप्लाई फोर्स ऑन द ड्रिवन गियर, यानी कि गियर पे। इफ इट इज द पिनियन इट विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस गियर। सो जो ये फोर्स अप्लाई करता है, दिस फोर्स विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द टीथ प्रोफाइल। इसीलिए जो वो होता है, जो नॉर्मल लाइन होती है, यानी कि एम एन लाइन, जो अपन अभी तक जितने भी डायग्राम आपने बनाए हैं जिसमें जो एम एन लाइन थी उसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसी के अलोंग आपका फोर्स ट्रांसमिट होता है। तो यही है वो लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके अलोंग आपका नॉर्मल फोर्स ट्रांसमिट होता है। तो इट विल अप्लाई फोर्स ऑन, मीन्स दिस टीथ इज अप्लाइंग एफ एन फोर्स ऑन दिस टीथ, ओके। ये आपका ड्राइविंग गियर होगा, ये आपका ड्रीवन गियर होगा। सो ये जो नॉर्मल फोर्स है क्या, अब ये आपका प्रेशर एंगल है, ये आपका नॉर्मल फोर्स है। तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक रेडियल कंपोनेंट। यानी कि ये नॉर्मल फोर्स है, दिस इज एफ टी एंड दिस इज एफ आर, ओके। ये जो एफ एन बोल रहे हैं मतलब नॉर्मल फोर्स इसको बोलते हैं, जो कि आपका रिजल्टेंट फोर्स है। और ये इसका एक कंपोनेंट है जो कॉस कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, एंड ये आपका साइन कंपोनेंट होगा इस नॉर्मल फोर्स का या फिर रिजल्टेंट फोर्स का रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका मैटिंग है, तो यहाँ पे मैं एक इसका पिच सर्किल बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसके टेंजेंशियली ये एफ टी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे आपका पिच सर्किल है इसका, ठीक है। तो ये पिच सर्किल का सेंटर के अबाउट यहाँ पे मैं टॉर्क निकालूंगा, तो ये पिच सर्किल की रेडियस सेंटर से, और ये आपका एफ टी, तो टॉर्क कितना आएगा, एफ टी इंटू आर। जबकि ये एफ आर है वो टूवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है, और इसका एफ आर का कंपोनेंट सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये इसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क आएगा एफ टी की वजह से। और टॉर्क की वजह से ही मतलब टॉर्क ट्रांसमिशन यानी कि पावर ट्रांसमिशन, पावर इज इक्वल टू 2πnt/60 एंड टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू d/2 वेर d इज द पिच सर्किल डायमीटर, ठीक है। सो ये आपका मशीन, आप मशीन डिजाइन में पढ़ेंगे पूरा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आपको समझना है कि ये जो नॉर्मल फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एफ टी विच इज एफ एन कॉस फाई एंड एफ आर विच इज एफ एन साइन फाई। ये यहाँ पे दिया हुआ है, एफ टी इज इक्वल टू एफ एन कॉस फाई, एफ आर इज इक्वल टू एफ एन साइन फाई। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है जिसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये टूथ प्रोफाइल के नॉर्मल एक्ट होता है, ठीक है। ये एफ टी मीन्स टेंजेंशियल फोर्स कंपोनेंट, एफ आर मीन्स रेडियल फोर्स कंपोनेंट, ठीक है। जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एफ टी कंपोनेंट, एंड एफ टी इंटू आर में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टॉर्क मिलेगा, एंड एफ आर विल एक्ट लाइक ऑलवेज, इट विल एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। तो एफ आर आपका दोनों गियर को सेपरेट करने का काम करता है, एंड एफ टी इज द यूजफुल फोर्स कंपोनेंट। मतलब जो पावर ट्रांसमिट होता है गियर में वो सिर्फ और सिर्फ एफ टी की वजह से होता है, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होता है। तो ये आपको टॉर्क देगा एफ टी कंपोनेंट, एफ टी इंटू आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आर है रेडियस, ठीक है। एंड अगर आपको पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू 2πnt/60 वेर टी इज टॉर्क, दिस टी इज टॉर्क, ओके। सो ओनली एफ टी इज यूज टू ट्रांसमिट पावर, ठीक है। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शायद हो सकता है, क्या पावर पे है, नहीं, ठीक है। आपको खुरमी एंड गुप्ता में प्रॉब्लम मिल जाएगी इस पे, तो आप देख सकते हैं फोर्स कंपोनेंट कैसे निकालना है, मतलब पावर दिया है तो फोर्स कैसे निकालोगे, ठीक है।
और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछेंगे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट गियर ट्रेन। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर गियर ट्रेन टॉपिक. Okay, so there are 4 type of gear train: simple gear train, compound gear train, reverted gear train and planetary and epicyclic gear train. Among all these आसान है समझने में. This is very very important, epicyclic gear train. ठीक है. So tomorrow I will start gear train topic. If you have any problem you can ask me. Okay.